आज का जो हमारा क्रैश कोर्स होने जा रहा है वो फिज़िक्स 101 होगा और इसके बारे में स्पेशल बात ये है कि ये क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के बेसिस पर जिन्होंने अभी 2026 में अपने फाइनल एग्ज़ाम्स दिए और हमसे अथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए हमें रिव्यूज़ मिले, उसके बेसिस पे हमने इसे डिज़ाइन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने दीगर यूनिवर्सिटीज़ की तरह अपने जो एमसीक्यू जनरेशन है और उसकी चेकिंग है उसमें मुकम्मल तौर पर एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया है। एआई आपके जो हैंडआउट्स हैं उनको एनालाइज करके आपको एक फिक्स बेंचमार्क्स होते हैं कॉन्सेप्चुअल सिंपल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, उनकी बेसिस पर आपको जो है एमसीक्यूज बना के दिए जा रहे हैं। तो हमने भी उन्हीं बेसिस पर एमसीक्यूज तैयार किए हैं ताकि आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम होने वाला है उससे काफ़ी करीब तरीन हमारे एमसीक्यूज रहें। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये क्रैश कोर्स पूरा अटैम्प्ट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द क्रैश कोर्स आप इस एबल हो जाएंगे कि आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको समझ आएंगे क्वेश्चंस और आप उन्हें अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने इनको रट्टा नहीं लगाना। जो मैं साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, आपने उसे शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट को लेके जाना है। हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट ही रखेंगे बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, एक डिटेल लेक्चर नहीं है। तो हम इसके जो है शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स रखेंगे। बट आपने कॉन्सेप्ट लेके जाना है क्योंकि एआई एमसीक्यूज बना रही है तो वर्ड चेंजिंग्स हो सकती हैं पेपर में आपके एक्चुअल। तो आपके आके ये ना कहिएगा कि ये वाला एमसीक्यूज आए नहीं। ये कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर थोड़ा सा डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन अगर आप ये अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप उन्हें भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये एमसीक्यूज काफ़ी सिंपल हैं। एसआई यूनिट से मुराद क्या है कि जैसे डिफरेंट चीज़ों को नापने के लिए उनकी यूनिट्स या उनके पैमाने तय होते हैं, वैसे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए भी एक पैमाना बनाया गया और उससे हमने कहा कि ये कूलम्ब है। जैसे हम पानी को लीटर में या वज़न को किलो में नापते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिजली के चार्ज को कूलम्ब में नापा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कूलम्ब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा दूसरा एमसीक्यूज़ का आंसर है कॉपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से बिजली गुजर सकती है आसानी से। हमारे घरों में बिजली की तारें भी आमतौर पर कॉपर्स की होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप सिल्वर की तारें लगाते हैं तो वो ज़्यादा हीट अप होते हैं, कॉपर की तार एज़ कंपैरिजन कम हीट अप होती है। तो वो यही होता है कि जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना वो एफिशिएंसी से करंट पास करती है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस बाकी मटेरियल्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। दैट्स वाई इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू क्या है ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसकी जो वैल्यू है -1.6 x इंटू 10⁻⁹ वाली है आपकी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जी हमारा फोर्थ एमसीक्यूज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओहम्स लॉ इज़। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर तो आपने ओहम्स लॉ समझा होगा तो आप इसको इजीली आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ओहम का कानून बताता है कि वोल्टेज बराबर होता है। मैं इसको एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूँ। इसका वैसे है V = IR। तो ये बता क्या रहा है फॉर्मूला कि ओहम का कानून बताता है कि वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीपल के। यानी अगर हम करंट को और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएंगे। जैसे पानी के पाइप को सोचें, पानी का प्रेशर वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा पानी का भाव उतना ज़्यादा होगा, यानी जितना आप पानी को खोलेंगे उसका भाव उतना ज़्यादा ही आएगा। तो ये एक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आपने जो है पानी के नल है और उसमें से आपने पानी खोला है। तो जितना ज़्यादा पानी आप डालेंगे उतना ज़्यादा पानी का भाव आएगा। लेकिन उसमें क्या चीज़ मैटर करेगी कि उसमें गंद कचरा ना हो, रेजिस्टेंस ना हो। तो जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा भाव आएगा। बट एक और शर्त है कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू मैयर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो कौन सी डिवाइस है जो मैयर करने के काम आती है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में। तो इसका आंसर है एम मीटर। एम मीटर। तो एम मीटर जो है हमारे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने में मदद देता है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड जा रही है,
एमीमीटर बताता है कि करंट की स्पीड क्या है। यानी हर एक चीज़ के लिए उसका अपना स्पेसिफिक टूल बनाया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसे उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं उससे फिजिकली, यानी उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाए बगैर, यानी टच कोई भी उसको नहीं होती, कोई भी उससे कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो उसका आंसर है इंडक्शन। इसका आंसर होगा हमारा कंडक्शन। और एग्जांपल में हम दे देते हैं इसकी। सर्दी में जब आप टीवी स्क्रीन या ब्लैंकेट के पास हाथ ले जाते हैं तो बगैर छुए आपके जो रोंगटे, आप उर्दू में कहते हैं, हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप कंबल के, जो फार वाला कंबल होता है उसके पास अपना हाथ लेके जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपके जो बाल हैं वो खड़े से हो जाएंगे, ऊपर ऊपर से आ जाएंगे। तो इस चीज़ को हम इंडक्शन, देखें ना, आपने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया कंबल से और आपके जो बाल हैं वो खड़े हो गए हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कॉन्टैक्शन, इंडक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसका जो आंसर है वो टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कैपेसिटर के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जांपल, जैसे कैपेसिटर की एग्जांपल डेली लाइफ ये होगी, जैसे घर के पानी की टंकी पानी स्टोर करती है ना, ये कैमरे का फ्लैश जो चार्ज स्टोर करके एकदम रोशनी मारता है, तो वो कैपेसिटर में उसका चार्ज स्टोर हुआ होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। अब ये काफ़ी ट्रिकी है। अगर तो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ हैं वैसे तो इसकी जो है आंसर हमारा है इसका लेंथ पे है, कि जो है वो डायरेक्टली लेंथ से प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप वही एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक लंबे पाइप में से हम पानी गुजारने में ज़्यादा मुश्किल होती है बनस्बत एक छोटा सा पाइप आप लगा ले तो फ़ौरन से पानी बाहर आ जाता है। अगर लंबा पाइप लगाएंगे तो पानी लाने में देर लगेगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस या रास्ता लंबा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लैक्स। तो मैग्नेटिक फ्लैक्स की यूनिट क्या है, इसको आप याद ही रखेंगे, इसकी यूनिट है वेबर। उसके आगे चलते हैं। अ डिवाइस डेट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ। तो इसका आंसर है जनरेटर। हमारे जो जनरेटर होता है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल आप ये देख लें, शादियों या जो लोड शेडिंग में चलाने वाला पेट्रोल जनरेटर होता है जिसमें इंजन घूम रहा होता है। तो इंजन जो घूम रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, यानी पेट्रोल से इंजन घूम रहा है, वो मैकेनिकली एनर्जी बन रही थी। और फिर जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और वो आपके पूरे घर में बिजली उससे मिल पाती है। इन ए सीरीज सर्किट विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल कंपोनेंट। तो सीरीज सर्किट में हमारी ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती है अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स। तो हमारा सीरीज सर्किट में क्या चीज़ जो है वो सेम रहने वाली है, कौन करंट हमारी जो है वो सेम रहेगी। और सीरीज सर्किट में चीज़ें एक ही लाइन में लगी होती हैं ना, इसलिए सब में ऐसे एक ही जितना करंट गुजरता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, अगर एक पाइप के आगे एक और पाइप लगाया हो तो जितना पानी पहले पाइप से गुजर रहा है उतना ही दूसरे से गुजरेगा ना, क्योंकि एक ही रास्ता है, आपने सिर्फ एक्सटेंशन लगाई है बट रास्ता तो एक ही है। तो एक जितना पाइप से एक जितना पानी गुजरेगा, इसी तरह यहाँ पर एक जितनी करंट गुजरेगी सीरीज सर्किट में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट्स अपोजिट द कास्ट दैट प्रोड्यूस इट दिस। तो वो कह रहे हैं जी, जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, इज सच दैट इट अपोजिट द कास्ट दैट प्रोड्यूसेस इट। तो इसमें हम कहते हैं, ये हमारा एक लॉ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजिट द काज ऑफ दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा एक ये लॉ है और ये हमारा है लेंज़ेज़ लॉ, जो हमें बताता है कि ये हमारा लेंज़ेज़ लॉ है जो हमें बताता है कि जो चीज़ करंट पैदा करती है, करंट हमेशा उसके उलट ऑपोजिट असर दिखाता है। ये बिल्कुल ज़िद्दी बच्चे की तरह ही है जो कहता है जिसने मुझे उठाया है मैं उसी को तंग करूँगा।
तो इस तरह ये हमारा लेंसेज लॉ है, इसको आप याद रख सकते हैं कि जो जो चीज़ करंट पैदा करती है, करंट हमेशा उसके उलट असर दिखाता है। लाइट वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये लाइट वेव्स ही हमारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हमारी ऐसी वेव्स हैं जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता मूव करने के लिए। यानी अगर आप देखें सूरज से हमारे तक लाइट रेस पहुंच पा रही हैं, तो बीच में तो स्पेस है, स्पेस में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर तो हवा है हमारी अर्थ में, तो बहुत सारे और पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू मूव कर सकती है, लेकिन स्पेस में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वहाँ से सूरज से लेकर दुनिया तक आ रही है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये ऐसी वेव है लाइट जिसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और जिसको मीडियम की ज़रूरत ना हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स constituent द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें वाइट लाइट जो है वो बाकी दूसरे, आपको पता है ना कि जो नेचुरल लाइट है वो वाइट है, लेकिन ये मुख्तलिफ रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन सफ़ेद रोशनी के अपने 7 रंगों में टूटकर अलग अलग हो जाना डिस्पर्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के क्या इसकी आएगी कि बारिश के बाद आप जब देखते हैं ना कि सूरज निकलता है, तो एकदम से आपको रेनबो दिखता है मुख्तलिफ कलर्स में। तो वो होता क्या है कि बेसिकली जो हमारी वाइट लाइट सूरज से आ रही होती है, जब वो पानी से होकर गुजरती है कतरों से, तो वो जो है 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, आप कह सकते हैं। तो वो हमें 7 कलर अलग-अलग दिख रहे होते हैं और हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज रेनबो निकला है। which mirror always from forms a virtual erect and which mirror always forms a virtual erect and diminished image। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको मज़ीद डिटेल में तब समझ आते हैं जब आपने इसको पढ़ा होगा। तो अभी मैं आपको, आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि एक ये थोड़ा जो डिटेल हमारा कंसेप्ट है। तो ये कन्वेक्स मिरर्स होते हैं कि जो हमेशा बनाएंगे ऑलवेज फ्रॉम अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, यानी छोटी बनाएंगे, वर्चुअल यानी एक्चुअल से पीछे बनाएंगे पॉइंट से। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। कन्वेक्स मिरर हमेशा चीज़ों को छोटा सीधा दिखाते हैं। एग्जाम्पल, गाड़ी का साइड मिरर है, कन्वेक्स होता है, ये पीछे आने वाली बड़ी गाड़ियों जैसे ट्रक को छोटा करके दिखाता है ताकि ज़्यादा वो व्यू नज़र आए। तो इसका कंसेप्ट आप इस तरह समझ सकते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज़ मेजर्ड इन, तो ये भी आपने याद रखना होगा कि हमारी जो लेंस की पावर है वो हम मेजर करते हैं Diopters. Diopters. सो जो हमारी पावर ऑफ लेंस है वो मेजर होती है डायोपेटर्स में। तो हम इसका डी ऑप्शन करेक्ट चूज़ कर लेंगे। और इसको अगर आप डेली लाइफ में इसका नज़रिया लेना चाहें तो वो ये है कि जैसे नज़र के चश्मे लगते हैं, उनका नंबर +2.0 डी या 1 -1.5 डी असल में डायोपेटर्स में ही होता है। जो डी है ना, बड़ा सा डी लिख के देते हैं साथ, वो डायोपेटर्स होता है, यानी इसकी जो नापने की यूनिट है वो साथ लगाई होती है। According to Einstein, light is composed of discrete packets of energy called photons। तो आइंस्टाइन के मुताबिक जो लाइट है वो बनी हुई है छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। आइंस्टाइन ने बताया था कि रोशनी मुसलसल लहर नहीं है, यानी वो एक वेव नहीं है, बल्कि एक छोटे छोटे पार्टिकल एनर्जी के दबाव से बनी है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। बेसिकली ये बहस बड़ी देर तक चलती रही कि लाइट एक वेव है या एक पार्टिकल है। तो बाद में पता चला कि लाइट डुअल नेचर रखती है, कभी वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और कभी एज अ वेव करती है। तो इसको भी हम आगे जाके क्लासेस में इसको डिटेल शॉर्ट लेक्चर में समझेंगे कि ये फिर आखिर में कैसे इस नतीजे तक पहुँचे कि जो लाइट है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो डुअल नेचर रखती है।
और इसकी एग्जांपल इस तरह जैसे पानी की धार दूर से मुसलसल लगती है, लेकिन असल में वो छोटे छोटे कतरों ड्रॉप से मिलकर बनी होती है। जैसे आप देखेंगे ना, आप पाइप को आगे, पानी वाला पाइप लें और आगे इसको दबाएंगे, तो कोई दूर से जब देख रहा होगा तो वो एक लेयर की तरह जा रहा होगा, लेकिन जब कोई करीब आकर देखेगा तो वो छोटे 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 पार्टिकल जो है मूव करके वो एक लेयर बना रहे होंगे। तो इस तरह से ही यानी आप एक इल्यूजन भी कह सकते हैं, एक इल्यूजन बन जाता है जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि ये जो है पार्टिकल है या वेव है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। तो ये हमने कॉन्सेप्ट छोटी क्लास में पढ़ा था कि एटम्स जिनमें नंबर ऑफ जो हैं न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मिकदार सेम होती है और वो सेम ही एटम होते हैं, लेकिन ऐसे उनके भाई होते हैं जिनमें थोड़े से न्यूट्रॉन, जैसे होता है ना कुछ चंद भाइयाँ इकट्ठे, और कुछ जो है वो ज़्यादा ज़हीन है और कुछ में थोड़े से जो है वो कम ज़हीन है। तो जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ज़हीन है, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा। आइसोटोप एक ही एलिमेंट का ऐसा एटम होते हैं जिनके नाम और केमिकल सेम होता है, लेकिन वज़न न्यूट्रॉन की वजह से फ़र्क होता है। एग्जाम्पल, एक ही कंपनी की गाड़ी के अलग अलग मॉडल्स, गाड़ी वही है लेकिन एक में इंजन भारी है, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, मींस जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं उनका इंजन भारी है, इसी तरह यहाँ पर कुछ जो है एटम्स उनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनका जो है वो वज़न भारी है। The phenomenon of emission of electrons from a metal surface when light falls on it is। तो वो कहता है कि इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएं एक मेटल सरफेस से, जब उस पर लाइट का वार किया जाए। अब व्हेन लाइट फॉल्स, यानी एक मेटल प्लेट है उस पर लाइट गिरी है और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं लाइट गिरने पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसमें भी उसने इसी का इस्तेमाल करते हुए सारी थ्योरी जो है पेश की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, जब किसी खास मेटल धात पर रोशनी गिरे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, सोलर पैनल बिल्कुल इसी असूल पर काम करते हैं, जब उन पर धूप गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और बिजली बनती है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी, यानी अभी पूछा गया है कि एक्सरे जो हैं वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो जो हैं बहुत छोटी फ्रिक्वेंसी की होती हैं, बहुत बड़ी उनकी वेवलेंथ होती है, स्लो स्पीड की होती हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं। तो जो है एक्सरेज ऐसी ले रहे हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका मुराद क्या है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। फ्रिक्वेंसी हम सिंपली कहते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड कितनी हैं उस वेव की, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा वो रे जो है वो ताकतवर होती है। जैसे आप इसका इस्तेमाल आपको पता है हॉस्पिटल में जो बोन्स का एक्सरे करवाना होता है ना, तो ये लाइट इतनी ताकतवर होती है कि गोश्त को आर पार हो जाती है, लेकिन हड्डी से टकरा कर वापस आती है। तो जब वो हड्डी से टकरा कर वापस आती है तो जहाँ जहाँ टकराती है, जिस जिस पैटर्न से टकराती है वो हमारा एक्सरे में आ जाता है। इसलिए जब कोई क्रैक वगैरह होता है तो वहाँ पर जो है टकरा के वापस नहीं आती सही तरह से, अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहाँ पे पता लग जाता है कि ये क्रैक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टकरा के वापस नहीं आई। तो इस तरह पता लगता है कि हमारे फ्रैक्चर्स कहाँ कहाँ पर हैं। 21 है जी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इट्स इज़ ट्रिपल्ड, यानी हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें कि हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज है और एक ये पॉइंट चार्ज है, इनके दरमियान कुछ हमारे पास डिस्टेंस था। अब हमने इसको ट्रिपल कर दिया है, इस डिस्टेंस को हमने ट्रिपल कर दिया है। तो जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी तो वो अब कितनी होगी, यानी अब ये कितनी होगी, जब हमने इसको 3 गुना किया है तो अब ये कितने होगी। तो हमारा एक रूल है, उसके मुताबिक हम इसका आंसर तो बता देते हैं कि इसका आंसर हमारे पास होगा 1/9 टाइम्स होगी। और इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी हमारा जितना जितना कोई भी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपने डिस्टेंस के स्क्वायर के मुताबिक। यानी इसके एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है, तो जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसलिए इस तरह से अब इस 3 गुना हुआ था तो हमने उसको 1/9 टाइम्स कर दिया। अगर दो चार्जेस को दूर ले जाएं तो जो उनकी कशिश करने की ताकत फासले को स्क्वायर के हिसाब से कम होती है।
यानी 3 गुना 1/3 था, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। इसकी एग्जांपल आप डेली लाइफ में इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 मैग्नेट्स को एक दूसरे से दूर करते जाएँ, तो उनकी चिपकने की ताकत अचानक बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। यानी आप उनको एक हद से थोड़ा-सा दूर ले जाएँगे, तो वो एक ऐसे ही होगा जैसे एक दूसरे से चिपक ही नहीं रहे। हालाँकि वो तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में वो एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे, तो आपको लगता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। असल में वो कर रहे होते हैं। A dielectric material is inserted between the plates of a charged isolated capacitor. The capacitance will, तो वो कहता है कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसे हमने इंसर्ट कर दिया है, डाल दिया है बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर, यानी 2 चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है आइसोलेटेड कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस विल, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हों और दरमियान में हमने एक जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, तो कैपेसिटेंस जो हमारी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या असर होगा? आइसोलेटेड कैपेसिटर होना चाहिए, तो हमारी जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक्स रिड्यूस द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउइंग मोर कैपेसिटेंस फॉर द सेम वोल्टेज। इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, कह रहा है एक होलो यानी खाली चार्ज स्फेरिकल है। ये भी आपने सारा जो है 12 क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो होलो चार्ज स्फेरिकल होता है, कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके दरमियान में चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा सेंटर में, वेरिएबल करेगा उसके अंदर, कांस्टेंट होगा या ज़ीरो होगा। तो उसके अंदर जो एवरी यानी उसके अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी एक खोखले और चार्ज्ड गोले के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है और नेट फोर्स भी ज़ीरो होती है। आपने ये भी याद रखना है। अगर किसी गाड़ी पर बिजली गिर जाए तो अंदर बैठे हुए लोग महफूज रहते हैं, क्योंकि मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सफ़र नहीं करती। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। when two capacitors are connected in a parallel the equivalent capacitance is, तो कह रहा है अगर हम दो कैपेसिटर जो हैं उन्हें पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो हमारी नेट कैपेसिटेंस है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी उसको हमारा रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा इक्वल टू द सम, यानी उन दोनों की जो कैपेसिटेंस थी उसके सम के बराबर हमारी जो कैपेसिटेंस है हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। The drift velocity of electrons in a conductor is typically very slow. Why does the bulb light up immediately when switched on? कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर वो बहुत स्लो होती है, यानी बहुत ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं। फिर भी जब हम बल्ब की जो बटन है ऑन करते हैं तो आपके आंख झपकने से पहले भी वो ऑन हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को इतना तेज़ मूव करवाती है कि हमारा बल्ब बिल्कुल जल्दी से ऑन हो जाता है। तो उसका आंसर हमारे पास है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एस्टेब्लिश एट लाइट स्पीड। तो इसका हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, लेकिन एनर्जी रोशनी की स्पीड से गुजर जाता है। आप समझे कि जो लाइट थी ना वो आप तक जो है वो फ़ौरन से पहुंच गई है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स तो स्लो स्लो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन लाइट आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर एक लंबा पाइप पानी से पूरा भरा हो और आप पीछे से और पानी धकेलें तो आगे निकलने से पानी फ़ौरन निकल आएगा, हालांकि पीछे वाला पानी अभी आगे नहीं पहुंचा। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। A wire of resistance R is cut into two equal halves. The resistance of each half is, तो ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है। को कहता है कि एक वायर है, उसका एग्जांपल हमने ले ली। इसका भी मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास तार है और इसका जो रेजिस्टेंस था वो पहले आर है। अब इस तार को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा मेरे पास ये आ गया और एक ये आ गया। तो अब वो कहता है कि ये जो इस हाफ है और जो ये वाला हाफ है इनका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या हाफ करने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा? तो बिल्कुल जो नेट रेजिस्टेंस था, हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो जब वो हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ लूप रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो किरचॉफ्स लॉ था सेकंड लूप रूल इज बेस्ड ऑन द, किस लॉ की बेसिस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बेसिस पर हमने ये बनाया था, तो वो हमारा था एनर्जी, जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाती है, तो उसकी बेसिस पर ये हमारा किरचॉफ्स लॉ बनाया गया था। Are charged particles move through a magnetic field, the magnetic force is zero if the angle between velocity and if the angle between velocity and the field is, तो वो कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो, तो उनका जो एंगल है ना वेलोसिटी और फील्ड के दरमियान, यानी जो उसके ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इसकी भी अगर डायग्राम बनाऊँ मैं, कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है हमारा, ये हमारा मूव कर रहा है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमारा ये मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन और ये जो इसकी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है, इसके दरमियान अगर एंगल क्या होगा, तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़ीरो होगी, तो इन दोनों के दरमियान जो हमारा एंगल है वो ज़ीरो होना चाहिए, तब हमारी जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारी ज़ीरो होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कह रहा है ऐसा कौन सा रूल है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, जो कि स्ट्रेट, तो वो हमसे ये पूछ रहा है कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमारा जो रूल है वो यूज़ होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। और आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर आप थंब, जिधर को आपको थंब जा रहा है उधर की आपकी करंट होती है, यानी आप उसको ड्रा करते हैं अपने हाथ के ज़रिए, और जहाँ पर थंब जा रहा होता है वहाँ पर उसकी करंट की डायरेक्शन होती है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द, जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा क्या चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती, तो वो हमारा इसका आंसर है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसका आंसर था फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज और करंट को कम ज़्यादा करता है, लेकिन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल जो है उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, को नहीं बदलता। आप रेडियो की वॉल्यूम तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो गाना फ्रीक्वेंसी चल रही है ट्रांसफार्मर उस गाने को नहीं बदल सकता, यानी जो फ्रीक्वेंसी आ रही चीज़ है उसको नहीं बदलेगा, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। इन RLC सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्किट इज़, तो हमारा RLC सर्किट में रेजोनेंस में द इन RLC सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज़, तो इम्पिडेंस कितनी होती है जी, इम्पिडेंस हमारी होती है मिनिमम, और क्यों होती है, रेजोनेंस वो ख़ास मुकाम है जब सर्किट में रुकावट, यानी इम्पिडेंस आप रुकावट समझ सकते हैं, सबसे कम हो जाती है और करंट मैक्सिमम हो जाती है, तो इस वजह से हमारा जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होती है RLC सर्किट एट रेजोनेंस में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ओनली अकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, तो कह रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये भी जो कॉन्सेप्ट है ना आपने जो 10 की बुक है मिरर्स वाली वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब लाइट ट्रेवल्स कहाँ से कहाँ करती है, जब लाइट ट्रैवल करती है वाटर इज डेंस देन एयर अलाउइंग द लाइट बेंड्स, यानी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइट बेंड कर जाती है, तो उसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, ये तभी होता है जब रोशनी एक गाढ़े यानी डेंस चीज़ से एक हल्के डेंस चीज़ में जाए, तो लाइट जो होती है वो मुड़ जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, आप पानी में थोड़े से एक स्पेसिफिक एंगल से लाइट को एंटर करेंगे तो आप देखेंगे लाइट पानी से निकलने की बजाय वापस पानी के अंदर जो है किस तरह से होगा। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास पानी का प्याला है, ट्रांसपेरेंट टिफ़न है, और ये आपने लेज़र लाइट से, ये लेज़र लाइट है
और ये आपने लाइट लेके जाएंगे तो एक सर्टेन एंगल से जब आप मारेंगे तो लाइट यहाँ बाहर निकलने की बजाय लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाएगी और यहाँ से निकलेगी। तो ये हमारी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगी। A convex lens is placed in a medium with the refractive index greater than the lens material. It will behave as a, तो एक कन्वेक्स लेंस हम प्लेस कर दें ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो लेंस के मटेरियल से, तो वो क्या कैसे बिहेव करेगा, वो हमारे पास जो है बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह। अगर लेंस को एक ऐसी चीज़ मीडियम में रखा जाए जो लेंस से ज़्यादा डेंस हो तो लेंस अपना काम उल्टा शुरू कर देता है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जब से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर रोशनी को इकट्ठा करने के बजाय फैला देता है, यानी अगर आप बुलबुला देखेंगे तो उसमें आपको लाइट जो है फैली हुई दिखती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन उन्होंने पूछा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बेसिस पर आपको क्या सीखने को मिलता है कि लाइट की नेचर क्या है। तो लाइट की नेचर जो है हमारी, वो इंटरफेरेंस का मतलब दो रोशनियों का मिलकर एक दूसरे को ख़त्म करने या बढ़ा देने का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा इसकी वेव नेचर साबित होती है। If the intensity of light falling on a photoelectric cell is doubled, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक को भी पढ़ा था, तो वो अब कह रहा है कि जो हम लाइट डाल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, अगर उसको मैं मिकदार डबल कर दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ेगा। तो जो हमारी लाइट जो है वो डबल हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने नंबर ऑफ फोटोन से जो उस पर डाले जा रहे हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन दी, तो जो कह रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका जो स्टॉप करने का पोटेंशियल है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, वो डिपेंड्स करता है किस पर, वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। हायर फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स प्रोवाइड्स मोर काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रोकने की ताकत होती है ना, उनका जो इन्हिसार है वो रोशनी की फ्रिक्वेंसी पर होता है, रोशनी की चमक पर नहीं। तो आप इसको यानी इंटेंसिटी पर नहीं होता, उसकी फ्रिक्वेंसी पर होता है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन इट, तो क्या ये आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा भी हुआ है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो कब एनर्जी रिलीज़ करता है, जब वो क्या करता है, जब वो जम्प्स टू अ लोअर ऑर्बिट, जम्प्स टू अ लोअर ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी से लो लेवल ऑर्बिट पर जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसे ऑब्वियसली जो है वो रिलीज़ करेगा, उसने अपने कहीं ना कहीं तो करनी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला एमसीक्यूज है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेव लेंथ। तो जो हमारी किसी भी फोटोन की एनर्जी है वो किस पर इन्वर्सली, यानी इन्वर्सली का होता है वो काम होना, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा जो बड़ी होगी एनर्जी जो है उतनी ज़्यादा फोटोन के पास कम होगी। तो इसमें हम देखते हैं जी फोटोन, आप इसको जो है लाइट की गोली का साइज़ यानी वेवलेंथ जितना लंबा होगा उसमें ताकत एनर्जी उतनी कम होगी। एग्जांपल, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स, जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है। तो जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस है उसकी ज़िम्मेदारी होती है स्टेबिलिटी, यानी जो एटम के स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एसेंशियली न्यूक्लियाई ऑफ, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो किसके एसेंशियल्स हैं न्यूक्लियाई के, तो इसमें हम करेंगे, हम आंसर है इसका हमारा हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एसेंशियली न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। तो इसका कंसेप्ट ये है,
अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो असल में हीलियम गैस का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। A wire of resistance R is stretched to double of its length. Assuming its density and volume remains unchanged, the new resistance is, तो ये 2R हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका कंसेप्ट ये है कि देखें हमने एक जो तार है उसे खींचा है, तो एक तो उसका लंबा करने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो गया। दूसरा जब हमने उसे लंबा किया तो वॉल्यूम जो था वो पहले जितना ही रहेगा। तो मीन्स के तार जो है वो बारीक भी हो जाएगी, यानी जैसे चिंगम आप लेते हैं उसको आप खींचते हैं तो वो बड़ी तो हो जाती है लेकिन साथ वो पतली भी हो जाती है। जितनी ज़्यादा पतली तार होगी ना उतनी उसको गुजरने की जगह कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है वो 4R होगा, ना कि 2R। The identical capacitors are first connected in a series and then in a parallel। तो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, वो फर्स्ट हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में और फिर उनको कनेक्ट कर लिया हमने पैरेलल में। तो द रेशो पैरेलल टू सीरीज़ कैपेसिटेंस इस, तो वो कैपेसिटेंस की जो रेशो मांग रहा है पैरेलल टू सीरीज़ के वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी जी 9:1। पैरेलल में जो है ना 3C और सीरीज़ में C3 बनता है। इनको डिवाइड करने से 3C और डिवाइडेड बाय C3 जवाब 9 आता है। एग्जांपल, पैरेलल का मतलब 3 लोग साथ मिलकर काम करें, 3 गुना ताकत। सीरीज़ का मतलब उन तीनों को एक एक दूसरे की लाइन में लगा दें, 3 गुना कमज़ोरी। दोनों का फ़र्क 9 गुना निकलता है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो हमारा वोल्ट मीटर में तब्दील हो सकता है अगर हम उससे एक साथ क्या कनेक्टिंग उसको किस तरह कनेक्ट कर लें। हम उसको अगर कनेक्ट कर लें हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज़, हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज़ में कनेक्ट कर लें तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। A charged particle enters a magnetic field perpendicularly. The path of the particle will be, तो एक चार्ज पार्टिकल है उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ली है परपेंडिकुलरली, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी उसके परपेंडिकुलर है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो वो जो किस पार्टिकल का जो पाथ है वो जिसमें मूव करेगा वो क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी हमारी, उसकी शेप हमारी पास होगी सर्कुलर। तो इफ़ द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ if the primary of a transformer is connected to a DC motor, the secondary voltage will be, जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर है वो कनेक्ट किया है DC बैटरी से, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ट्रांसफार्मर जो है ना ट्रांसफार्मर जो है वो AC पर काम करता है, यानी AC करंट पर काम करता है, और DC बैटरी जो है वो DC का पर करंट होती है, इसलिए आगे दूसरी तरफ कोई लाइट वोल्टेज नहीं बनेगी। इसका सिंपल ये है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ प्योरली कैपेसिटेंस AC सर्किट इज, जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट क्या होगा एक प्योरली कैपेसिटिव AC में, वो होगा हमारे पास 90 डिग्रीज। द वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ए, जो दो वेव्स हैं सेम फ्रिक्वेंसी की विद एम्पलीट्यूड ए इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, द रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो हमारे पास दो वेव्स हैं सेम फ्रिक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड ए था, वो इंटरफेयर करती हैं, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, वो हमारे पास रहेगी 4A² के। और इसका कॉन्सेप्ट है जब दो एक जैसी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बनाती हैं तो उनकी चमक उनके टोटल हाइट के स्केयर के बराबर होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए 4A² आया। जो फ्रिक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड है उसका स्केयर 4 गुना 2 गुना वो हुआ और फिर उसके स्केयर के बराबर होगी। In a Young's double slit experiment, if the entire setup is immersed in water, the fringe width will, तो फ्रिंज विड्थ विल जो हमारा है डिक्रीज हो जाएगी वो, अगर उसको एक्सपेरिमेंट को हम पानी में डबो के करेंगे।
Light of a certain frequency exceeds the threshold frequency of a metal. If the frequency is double, the max kinetic energy of electron will. तो a light of a certain frequency exceeds the threshold frequency of a metal. If the frequency is double, the max kinetic energy of electron will क्या हो जाएगी, will be more than double. तो हमारा लास्ट MCQs है. द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैम्पल्स इन 10 days. आफ्टर 30 days द फ्रैक्शन ऑफ अ सैम्पल रिमेनिंग इज. तो कह रहे हैं एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है हमारा, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 10 दिन है. ये आपने ना पढ़ा था 9th की लास्ट चैप्टर में. ये काफ़ी पुराना टॉपिक है तो वहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है. 10th की सॉरी लास्ट चैप्टर था. तो हाफ़ लाइफ ऑफ जो है जो हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो 10 दिन है. तो 30 दिन बाद उसका कितना फ्रैक्शन जो है बचेगा. पहले वो 1/2 हो गया. तो हमारे पहले 10 दिनों में वो कितना हो गया 1/2. 1/2 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो 1/4, और 1/4 का हम हाफ़ करेंगे तो आई थिंक सो 1/8. तो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक तो 1/8 है. लेट्स चेक. तो बिल्कुल जो है हमारा 1/8 हिस्सा उसका बचेगा. तो ये थे आज के MCQs. अगर किसी कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझा नहीं पाया तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ. नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने सोचा अगर आपको मैं उसकी डिटेल में लेके जाऊँगा. तो अभी तो आपके पास फाइनल एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो आपका जो क्रैश कोर्स है इसलिए कि आपने पहले कॉन्सेप्ट्स लिए होंगे तो आपने खुद ब खुद भी सॉल्व करके देखें. ये नहीं मेरा आंसर सेलेक्ट करने से पहले आप देखें कि इसका आंसर क्या बनता है. अगर आप सही आंसर कर पा रहे हैं तो आप समझें कि आपकी तैयारी जो है फाइनल की अच्छी है. लेकिन अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप अपनी तैयारी पर डाउट कर सकते हैं कि आपको मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है. तो जब अगर हम किसी डिटेल लेक्चर में बात कर रहे होंगे तो फिर जो इनमें से हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, या इसमें से जो हमारा किसी भी चीज़ का कोई भी यंग्स मॉडुलस हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो एक टॉपिक इतना डिटेल में समझा सकते हैं कि वो उसके लिए बहुत सारा हमें टाइम की ज़रूरत होगी. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा. तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में.